नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे इस पॉलिटी के नए चैप्टर में अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एंड ये जो यात्रा है कि फाइनल आज की सिचुएशन में पहुंचने की कि फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट कैसे हो, इसके लिए ये यात्रा किस तरीके से चलती है। सो टुडे विल फोकस अबाउट द वी स्टार्टेड फ्रॉम द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, different types of right and how we should classify these rights, and judicial review. If anybody feel, then he or she can go to the last video to understand what is the fundamental right and what is their nature. So today, before going finally to fundamental right one by one, first another way to explain the issue related with the fundamental rights, so that you come across from different point of time with the different questions in which judgment Supreme Court said you should you can to Parliament you can amend the fundamental right or you cannot. So we will see this in this topic. So first of all, I'll tell you that in article, yesterday we talked about the article 13.2. In article 13.2, it is explicit mention of judicial review, फॉर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये जुडिशियल एक्सप्लिसिटली मेंशन जुडिशियल रिव्यू है। कैसे है आप देख सकते हैं, इसका बेसिक इसेंस क्या है आर्टिकल 13.2 का। जैसे नॉर्मल दूसरे जनरली फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिवली वर्डेड है, वैसे ही ये भी है। इट सेड दैट द स्टेट शैल नॉट make, provide, enact any law that takes away or abridges one or more fundamental rights. If any such law is made, it shall held be unconstitutional and void to the extent of its violation. So basically it is saying that state cannot make a law. So basically it say state shall not make a law which takes away the fundamental right. If a state make this kind of law, this law should be declared as unconstitutional and void. That is the basic definition of the judicial review. So judicial review में higher judiciary, Supreme Court and High Court, basis of this कि एक law है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट में है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। सो हम देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी वे से अमेंड करे तो हमारा आर्टिकल 13.2 जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। सो बेसिक यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से इसको आप कहानी समझिए, ये कहानी है और ये 100% किसी न किसी वे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके एग्जाम में कहीं न कहीं इस बात का मेंशन होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक कहानी के रूप में आपको दिखेगी। सो आप समझने की कोशिश करें। तो पार्लियामेंट
enacted first constitutional amendment act 1951, which among the other thing amended article fundamental right 15, 19 and 31. So तीन फंडामेंटल राइट को बेसिकली ये काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह की भी बातें हो रही थी. सो बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट 15, 19 एंड 31 को भी 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है. 1951 यानी एक साल के बाद में आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है. अब ये उसने फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली अमेंड किया. तो उसमें जो चेंजेस किए उसको लेके ये कोर्ट में कुछ लोग कोर्ट में चले गए और उस केस का नाम था शंकरी प्रसाद. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केस आता है. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में on the ground that Article 13(2), on the ground of the according to Article 13(2), it is abridges the 15, 19 and 31 your fundamental right. So Article 13(2) कहता है कि अगर कोई भी लॉ बनता है वो अगर आपका फंडामेंटल राइट को एब्रीज करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनवॉइड किया जाए. सो इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको नल एंड वॉइड किया जाए. इसी को लेके पिटीशन लगती है आपका सुप्रीम कोर्ट में. ये केस आता है तो शंकरी प्रसाद वाला केस आता है. ओके, सो फर्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और जो फर्स्ट केसेस में जो कुछ बेस रखा जाता है वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा आगे आपका काम आएगा. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the parliament under the constitution enjoyed two kind of legislative power. अब इस केस में बात बोली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पार्लियामेंट के पास में दो तरीके की लेजिस्लेटिव पावर होती है. आज भी वही दो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट के पास में. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने. कौन कौन सी दो है? एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव पावर जो 368 में आपके पास में है. एक है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जो आउटसाइड ऑफ 368 है. अब आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंट पावर का मतलब होता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, इस बुक में आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, इस बुक में कुछ नया जोड़ते हैं या फिर इस बुक से कुछ निकालते हैं, हटाते हैं. तो इस बुक का जो पावर है, इस बुक में कुछ करने का पावर है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूंट पावर कहते हैं. और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, इसके अलावा जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें कि ईडब्ल्यूएस का दिया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया था, वो क्या था? इस बुक में था, वो कॉन्स्टिट्यूंट पावर के अंदर में था. बट अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है जैसे फार्म लॉ लेटेस्ट वाला, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू होता है. सो इस दोनों के बीच का फर्क आप समझ लीजिए. मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पे बोलता हूं. जहां आपकी मेजोरिटी 2/3 वाली चाहिए यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये कौन सी है स्पेशल मेजोरिटी? सेकंड काइंड है. अगर किसी को मेजोरिटी में कोई भी इश्यू है, मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने मेजोरिटी बहुत अच्छे से समझाई है. सो जहां स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वहां कॉन्स्टिट्यूंट पावर होती है और जहां सिंपल मेजोरिटी चाहिए वो आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर होती है. ओके, तो जिसमें और एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव पावर, एक होती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. सो कोर्ट कहता है ये दो लेजिस्लेटिव पावर होती है आपका पार्लियामेंट के पास में. ओके, अब हम देखते हैं. इसके बाद में कोर्ट ने बोला द कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर इज इक्वल टू क्रिएटिव पावर एंजॉयड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया विद विच इनेक्टेड होल कॉन्स्टिट्यूशन. ये वैसी ही पावर है जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी जब वो इसको बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय उनके पास जो पावर थी उसमें क्या था?
कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी जाए, कुछ चीजें जिसपे कंसेंसस नहीं हो रहा उनको हटाई जाए। तो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट स्वरूप दिया गया था वो क्रिएटिव पावर थी। उस पावर में क्रिएटिवली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूट पावर, दैट इज अंडर आर्टिकल 368 एंड अदर any enactment made by parliament in exercise of its constitute legislative power is called as a constitutional amendment. Okay, ये मैंने आपको समझा दिया है। Further, the expression law as given in article 13(2) में बोला गया है ना कि ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाए जो कि फंडामेंटल राइट को एब्रीज करता है ना। तो ये जो लॉ है, ये वर्ड लॉ जो यूज किया हुआ है, शैल बी इंटरप्रिटेशन इंक्लूड ओनली इनेक्टमेंट मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। ये आज तक भी ये बात अभी भी लागू होती है। सो बहुत टाइम में आपको क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13(2) में दिए गए लॉ वर्ड में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। सो उस टाइम में भी शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल 13(2) में जो लॉ वर्ड है उसकी इंटरप्रिटेशन में सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आती है। ओके, thus the parliament can amend any part of the constitution including fundamental right in exercising the constitute legislative power. So parliament कोई भी 368 के अंदर कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। सो फर्स्ट जो केस था शंकरी प्रसाद केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हेल्ड किया, उसको वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बताया और बोला कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो आर्टिकल 13(2) के अंदर में नहीं आता। सो लेजिस्लेचर कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट मेंटेन द लास्ट मेंशन लाइन, वो शंकरी प्रसाद में 1951 में जो लाइन उन्होंने दी है उसी इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट रेगुलर रखता है। इसी को कहां तक, शंकरी प्रसाद केस से लेकर जितने भी बीच में सज्जन सिंह केस तक, 1965 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया, यानी 1965 तक 1951 से सुप्रीम कोर्ट वो एक ही लाइन लेता है कि पार्लियामेंट के पास में दो पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूट पावर होती है और ऑर्डिनरी पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूट होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर में होती है और ऑर्डिनरी होती है आउट ऑफ 368 होती है। एंड पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। सो इससे हुआ क्या, ये हेल्प किया 1965 तक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डायनेमिज्म बना रहे। उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए और कोर्ट ने उन अमेंडमेंट को वैलिड बोला। सो ये एक डायनेमिज्म बना रहा कि जो जो तुरंत में रिक्वायरमेंट थी कि कुछ चेंजेस किए जाए ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड सिचुएशन, सो इट द शंकरी प्रसाद case help to maintaining dynamism. Okay, now केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो आता है 1967 में एक केस होता है जिसको बोलते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक बड़ी बेंच बनती है, 11 जजेस की बेंच होती है। उस टाइम तक सबसे बड़ी बेंच बनी जजेस की, 11 जजेस की बेंच बनती है और सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने सडनली चेंज लिया और उसने ओवर रूल कर दिया अपना पहले का डिसीजन एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय ओनली वन टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, नेमली ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ आते आते 1967 में गोलकनाथ केस, याद रखना, शंकरी प्रसाद में
it was okay, it was saying two power, so it held that Parliament has a power to amend the fundamental right. And in Golaknath case, it said in 1960s, it said Parliament doesn't have any power to amend the fundamental right because it has power, only single legislative power, that is ordinary legislative power. It doesn't enjoy the constitute power, constitute legislative power. अब उसका रीजन देते हैं. So it refused to acknowledge that Parliament enjoy constituent legislative power on the ground that Article 368 merely contain. उस टाइम तक 368 में ये ही लिखा हुआ था प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. ये 368 की लैंग्वेज थी. Procedure to amend the merely contained the procedure to amend the constitution but did not confer the power on the Parliament to amend of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है. इसमें सिर्फ अमेंडमेंट की प्रोसीजर दी हुई है 368 में. कौन से केस में बोल रहे हैं? आपका गोलकनाथ केस है, 11th जजेस की बेंच का, एंड इट ओवररूल्ड द शंकरी प्रसाद केस. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फर्दर एफआर हैड बीन गिवन ट्रांसेंडल यानी ओवरराइड यानी सेक्रेड हाईली, जिसको कोई टच ना कर सके, ऐसा फंडामेंटल राइट को ऐसा अधिकार दिया कि उसको कोई टच ना कर सके. The position in Constitution, no authority function under the Constitution, including Parliament, can amend the fundamental right. So सबसे पहले केस में शंकरी प्रसाद में बोलते हैं कि दो पावर होती है. So under constituent power, Parliament fundamental right को अमेंड कर सकता है. ओके उससे लेके सज्जन सिंह तक जितने भी केसेस हुए उन सभी केसेस में 1965 तक एक ही लाइन लिया कि हाँ फंडामेंटल राइट को कर सकता है. फिर सडनली 1967 में गोलकनाथ केस में यू टर्न लिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोल दिया कि नहीं भाई, आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूट पावर नहीं है, ऑर्डिनरी पावर है. कॉन्स्टिट्यूट पावर क्यों नहीं है? क्योंकि 368 में सिर्फ लिखा गया है, प्रोसीजर लिखा गया है, वहां पे आपके पास कोई पावर नहीं. ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट को तो कोई टच कर ही नहीं सकता. अब पार्लियामेंट क्या करता है? क्योंकि ऐसा तो चलेगा नहीं, तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने भी बहुत गजब की कलाकारी की. आप देखिए, यहां आपका मजा आएगा. पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाय इनेक्टमेंट ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 विच इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस. अब भाई साहब पार्लियामेंट ने क्या किया? या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया कि कोर्ट बोल रहा है ना, उसमें दो चीजें उन्होंने इनेक्ट की. पहली क्या? कोर्ट बोल रहा है कि 368 में सिर्फ प्रोसीजर दी गई है, पावर नहीं दिया गया. उन्होंने बोला अच्छा ये बात है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया? बोला पावर लिख देते हैं इसमें पावर. उन्होंने वर्डिंग चेंज की. उन्होंने क्या लिखा? 368 को लिखा द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर. सो प्रोसीजर देयरफॉर तो वहीं रखा उन्होंने जोड़ दिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड. कोर्ट कह रहा है कि यू डोंट हैव पावर बिकॉज इन 368 देयर इज नथिंग रिटन एज ए पावर. सो कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट हैज कम अप विद that clear cut phrase that the power of parliament to amend the constitution. Okay, so it is like कि हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं कहीं पे तो उसमें लिखते हैं ना, इसमें आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया तो चलो वे कर देते हैं, खाली एक दूसरा पेज लेके उसमें लिख दिया, काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो दैट इज वन थिंग दे एनेक्टेड. अनदर थिंग, एक और काम किया उन्होंने. पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट में एक क्लॉज 3 इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 368 में.
सो 368 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, उन्होंने ना वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया कि कौन क्या 13(2) में कौन आता है कौन नहीं आता, उसको भी क्लियर कर दिया, ताकि कोर्ट अगली बार नहीं बोले कि 13(2) में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड है या नहीं है। सो उसमें क्लियरली बोला 13(2) में जो वर्ड लॉ है उसके अंडर में 362 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट करेंगे वो नहीं आएगा, 13(2) के अंडर में नहीं आएगा। सो ये एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने, दोनों चीजें की। क्या किया, एक तो आप फ्रेज की पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, एंड अनदर आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया, दैट इज से दैट आर्टिकल 13(2) has a word law that doesn't belong to article 368's constitutional amendment। okay, so ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ 13(2) में जो लॉ लिखा गया है उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, फार्म लॉ दे देंगे, फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे देंगे, कुछ और दे देंगे। सो ये नहीं है, शामिल होगा उस लॉ में। ओके, नेक्स्ट। अब ये सब करने के बाद में ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, रेस्पॉन्ड किया कोर्ट को, तो ऑब्वियस ये बात है ये केस वापस से कोर्ट में जाना है। सो केस कोर्ट में गया और इस बार एक केशवानंद भारती जी जो इसी साल गुजरे हैं, उन्हीं की वजह से एक बहुत मेजर डिसीजन आया था 1973 में। सो केशवानंद भारती केस में पहले गोलकनाथ में 11 जजेज बैठे थे, इसमें 13 जजेज बैठे। 13 जजेज बैठने से ये इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस आज तक का सबसे बड़ा बेंच है। इसके बाद में या इससे पहले कभी भी 13 जजेज का बेंच एक केस पे नहीं बैठा था। सो इट इज टिल टुडे इट इज द बिगेस्ट जजेज बेंच। सो 13 जजेज बैठे एंड अगेन उन्होंने गोलकनाथ को ओवररूल किया। जो डिसीजन उन्होंने गोलकनाथ में दिया था उसको ओवररूल किया और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th किया गया था उसको वैलिड और हेल्ड कर दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड बोल दिया। सो केशवानंद भारती केस। सो अभी देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। फर्स्ट आपका शंकरी प्रसाद केस है, उसके बाद गोलकनाथ केस है, एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एंड देन केशवानंद भारती केस है। टाइम याद रखना, केशवानंद भारती अगर डेट भी याद रख सकते हो तो 24 अप्रैल 1973 में ये आया था। सो 73 में आया था। ओके, so it acknowledged that the parliament enjoy constitute legislative power as under article 368। so जैसे शंकरी प्रसाद में एक्सेप्ट किया गया था कि पार्लियामेंट के पास में 2 पावर है, गोलकनाथ ने बोला एक ही है, बट अभी ये बोल दिया कि वापस से केशवानंद भारती में बोला कि यस पार्लियामेंट हैज बोथ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर ऑल्सो अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज 24th अमेंडमेंट में इन्होंने पावर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, दैट मीन्स पावर ऑफ पार्लियामेंट इज ओके। ठीक है जी। सो पार्लियामेंट किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं विद फंडामेंटल राइट, बट यहाँ पे कोर्ट ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इतने टाइम बाद में उसने ओवररूल किया है तो वो बैक टू दी 1951 में तो नहीं जाएगा। सो कोर्ट एक नई शर्त के साथ में आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डायनेमिक शर्त है। यही सारी चीज है जो आज की हमारे जुडिशरी के जुडिशियल स्पेस को वाइडन करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देता है यहाँ कोर्ट। हाउएवर सच एन अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। जैसे फर्स्ट में 1951 में शंकरी प्रसाद में बोला गया था अनलिमिटेड है, जो मर्जी है कर सकता है, बट नाउ इट इज सेइंग it has power, both power, it can amend fundamental right also, but it is limited। अब ये limited किसको है? To extend to not destroying the basic structure of the constitution।
सो ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन आपकी केशवानंद भारती से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है। ये बोलते हैं कि जब तक किसी भी अमेंडमेंट को अच्छा कहा जा सकता है जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए, डिस्ट्रॉय नहीं पहुंचाए। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में बेसिक पिलर होते हैं साइड में, उसके अलावा बहुत सारे डेकोरेशन अंदर बाहर होता है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। बट आप बेसिक पिलर्स को अगर हिलाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सेम बात है, ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक पिलर है, अगर उनको डिस्ट्रॉय नहीं करे, उसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस करना चाहे अकॉर्डिंग टू टाइम, इट्स ओके। अब मजे की बात यह है कि ये इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, पिलर क्या क्या है, उसमें इन्होंने कोर्ट ने अपना स्पेस वाइडर कर दिया, अपने आप को सुप्रीम यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम, पार्लियामेंट को डाउन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया कि भाई आप, उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी हम लिस्ट नहीं देंगे कि पार्लियामेंट में ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। इन एवरी केस जब भी हमारे सामने कोई केस आएगा हम उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है और कौन सा नहीं है। सो बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे कोर्ट ने अपने पास में बड़ी वाइडर पावर रख ली कि व्हेनेवर थिंग्स विल कम विल से इट इज अंडर बेसिक। सो अब एज सच different verdicts will come on, we will understand this thing is under the basic structure or not. So उन्होंने कोई एग्जेस्टिव लिस्ट नहीं दी, बट हम देखेंगे कुछ आज तक के जितने भी केसेस आए उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या कौन कौन से चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स बेसिक कैरेक्टर्स। Okay, the Supreme Court from 1973 in a number of cases held that following provision of the constitution as the part of basic structure. So 1973 to till today 2021 कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट किया है। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, सबसे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां पे आपके काम की बात है सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया, ये प्रीएम्बल में होता है सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया। सो प्रीएम्बल में अगर आपको कुछ कभी पूछे कि प्रीएम्बल में कौन सी चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो पहला आपका सॉवरेनिटी हो गया, सॉवरेनिटी। फिर आपका मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट, ये भी एक तरह का जो उसके अंदर सोशलिज्म लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में सोशलिज्म का मतलब रियल सोशलिज्म कम्युनिज्म से नहीं है। सो सोशल का मतलब यही है कि मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट। सो मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट इज ऑल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर। तीसरा उसमें सेक्युलरिज्म लिखा गया है, तो दैट इज ऑल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर। एंड फिर उसके बाद में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल में क्या क्या है, जो आपका पूरा प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। अभी तक कोर्ट ने सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, इतनी सारी चीजें प्रीएम्बल की है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में है। ओके, सो बीच बीच में आपका ये प्रीएम्बल का भी क्लियर हो गया। इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि आर्टिकल 324 टू जितने भी इलेक्शन के आर्टिकल है वहाँ उस पार्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू, कल वाले में मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है कोर्ट ने। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर में, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर।
ओके, एंड फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 246 से बनता है, 246 के बाद वो फेडरलिज्म का बेसिक पिलर है. सो दैट इज, एंड अगेन बैलेंस बिटवीन द पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पार्ट 4 में बैलेंस अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. ओके, फंडामेंटल, हाँ इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना. फंडामेंटल राइट में 4 फंडामेंटल राइट टिल टुडे, 4 फंडामेंटल राइट आर कॉल्ड एज ए अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर 14, 15, 19, 21. 14, 15, 19, 21. Okay, so these are the list till today Supreme Court held. There may be tomorrow and another fundamental right may come under the basic structure according to verdict of the Supreme Court, but till today these are the exhaustive list the Supreme Court, according to verdicts of Supreme Court, that the list is not really exhaustive. List is according to the dynamism of the Supreme Courts and High Courts verdicts. Okay, however the Parliament under 42nd Amendment, Parliament ने जब इमरजेंसी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट मिनी अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको कह सकते हैं. सो 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट लाया था, सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए. उसी में उन्होंने एक काम और किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसी रिलेटेड है, तो उसको भी समझ लीजिए. तो उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस की, क्लॉज 368 में आपका क्लॉज 3 तक तो हमने इंक्लूड किया. तीसरा क्या बोलता है, 13.2 में कोई भी लॉ बोला गया है वो लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता. ओके, बट उसके अलावा उन्होंने क्लॉज 4 और 5 भी जोड़ा 42nd अमेंडमेंट में. उसमें 4 क्या बोल रहा है और 5 क्या बोल रहा है. 4 बोल रहा है ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ. उन्होंने बोला भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कौन कर रहा है, पार्लियामेंट हो रहा है. 42nd अमेंडमेंट के बाद 1973 के बाद 1976 में बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 के अंदर में, दैट शुड नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. अच्छा जी. 5वां उन्होंने बोला देयर शैल बी ए लिमिटेशन, देयर शैल नॉट बी एनी लिमिटेशन. आई मीन उन्होंने 5वें का बोला कि कोई सा भी अमेंडमेंट करे पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर के थ्रू, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे कोई और हो, कोई बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ नहीं. हम जो भी करें वहां पे हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर. बट आपको पता है कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का रूल दे दिया था, और उन्होंने बोला था जुडिशियल रिव्यू, इन्होंने तो बोला जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता. सो 4 और 5 क्लोज इन्होंने जोड़े. बट पार्लियामेंट ने बट सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 में ये हेल्ड किया कि ये दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 4 और 5 एंड वॉइड है. सो आप देखिए जुडिशियल रिव्यू की ताकत, उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट का ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको नल एंड वॉइड कर दिया 1980 में. ओके, टेकिंग ओवर द, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू हमारे से ले रहा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को. ओके, दैट प्रेजेंट पोजीशन, अब ये है आज की प्रेजेंट पोजीशन. सो 1980 तक आ गए हम. उसके बाद से प्रेजेंट पोजीशन यही है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट सच एन अमेंडिंग power of parliament is limited to extent not destroying basic structure of the constitution. So basic structure को ध्यान में रखते हुए कुछ भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट जहां भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया जाएगा वहां कोर्ट उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कर देगी.
अब देखिए इस डिसीजन का, दिस डिसीजन हेल्ड सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली टू मेंटेन द डायनेमिज्म। जब शंकरी प्रसाद में हमने बात की तो कोर्ट ने डायनेमिज्म सिर्फ मेंटेन की थी, बट इस बार इन्होंने बैलेंस कर दिया, डायनेमिज्म भी मेंटेन की और कॉन्स्टिट्यूशन की डायनेमिज्म की, और सस्टेन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस भी किया। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भी रहे, चेक एंड बैलेंस भी रहे, और पार्लियामेंट अपना काम भी कर सके। मतलब पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना, तो लेजिस्लेट भी कर सके और उसके ऊपर चेक भी रखा जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बन गया। सो द डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिसीजन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली मेंटेन द डायनेमिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो सस्टेन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम इसी पे 3 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले कई सालों से मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसी लाइन पे पूछे गए हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अब जो बेसिक होता है फंडामेंटल राइट से पहले, जनरली कभी भी कोई भी टीचर आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएगा कहीं भी कोचिंग में या कोई भी बुक में, तो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके पीछे के बेसिक्स केसेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। सो मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है पिछले 2 वीडियो में भी, especially last one, second video, and this is third video. In this I told you everything about the fundamental right, what is the nature of fundamental right, what is judicial review, what is the amendability of the fundamental right. So today हम अगर रिकैप करें तो क्या क्या किया है हमने, अमेंडेबिलिटी का देखा है। तो अमेंडेबिलिटी में आर्टिकल 13(2) में एक लॉ है, वर्ड है कि आपका पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ ना लाए जो कि फंडामेंटल राइट को अब्रीच करे। अगर ऐसा लॉ लाया गया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कर दिया जाए। उसके बाद में पता चला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ, जिसके विरुद्ध में शंकरी प्रसाद केस आया, जिसमें कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि 2 पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूट पावर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, और कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर। अंडर कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 368 लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। वो सज्जन सिंह केस तक सेम लाइन पे चलते हैं, और 1967 में गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस में 11 की बेंचेज होती है, वो उलट देते हैं और बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट पावर नाम की कोई चीज पार्लियामेंट के पास नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई भी 368 में मेंशन नहीं होता है। तो पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड करता है उसको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 2 चीजें करता है, एक तो करता है कि 368 का जो स्टार्टिंग है वहां पे लिख देता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड लिखता है कि क्लॉज 368 में जोड़ता है, जिसमें बोलते हैं 13 के अंदर में जो भी कोई लॉ वर्ड आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लागू नहीं होता। ओके, उसके बाद में आपका बेसिक स्ट्रक्चर का केस आता है, जिसको आप बोलते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट केस आज तक का माना जाता है, जिसको बहुत याद किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है, क्योंकि वहां से बेसिक स्ट्रक्चर का आता है कि उसमें वही शंकरी प्रसाद वाली बात की जाती है, उसको छोड़ के एक ही बात की जाती है कि पार्लियामेंट जो चाहे करे अमेंडमेंट, बट पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। सो इसी तरीके से कोर्ट ने टाइम के साथ में एक डायनेमिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रखा, और इसी के साथ में आज का चैप्टर खत्म करूंगा, और हम अगले चैप्टर में सीधा आर्टिकल 14 पे जाएंगे, जहां से हम बात करेंगे इक्वलिटी की। तो दैट इज ऑल अबाउट बिफोर दैट, एंड बिफोर गोइंग आउट मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सुख समृद्धि दे, आपको विद्या दे, एवं आपको समृद्धि दे, कि आप अपनी इस सुख समृद्धि एवं विद्या को आगे लोगों में बांट सके। धन्यवाद।